India's Long Road, The Search for Prosperity. There's one reading in our course by Vijay Joshi साहब. वो ये बता रहे हैं कि अगर आप नेशनल इनकम एंड आउटपुट की एक्सेलरेशन को देखें जब से इंडिया आजाद हुआ, वो दो मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. टू मेजर एक्सेलरेशंस. एक तो अराउंड 1950. अभी एक्सेलरेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज 1900 से 1947 तक जिस तरह से पर कैपिटा इनकम और टोटल नेशनल इनकम ग्रो कर रही थी, उससे यह ग्रोथ कहीं ज्यादा थी. राइट. फ्रॉम 1900 टू 1947 जो इंडिया का ग्रोथ था नेशनल इनकम में, वो अराउंड 1% था. लेकिन 1950 से 1980 देखें तो यह ग्रोथ 3.5% पर एनम था. अगर 1900 से 47 के पीरियड को देखें तो जो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ था वो लेस देन 0.2% था. और 1950 से 1980 को देखें तो 1.4% पर कैपिटा था. अब ये एक एक्सेलरेशन था. दूसरे एक्सेलरेशन की दूसरे टाइम पॉइंट की वो बात करते हैं 1980 से. इस 3.5% पर एनम के ग्रोथ को यह पीरियड 1980 से 2015 का पीरियड 6% पर एनम तक ले गया और 1.4% पर कैपिटा से 4% पर कैपिटा तक ले गया अराउंड फ्रॉम 1980 टू 2015 का पीरियड. तो वो इस पूरे के पूरे पीरियड को 1915 से 2015 के पीरियड को ऑलमोस्ट दो इक्वल भागों में आसपास बांटते हैं. एक भाग है 1950 से 80 का और दूसरा भाग है 1980 से 2015 का. 1950 से 80 का जो भाग है वो मेनली कमांड एंड कंट्रोल काइंड ऑफ एन इकोनॉमी था. रोल ऑफ स्टेट बहुत ज्यादा था, मतलब स्टेट के कंट्रोल्स बहुत थे. वही बताते थे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस तरह के सेक्टर्स को डेवलप करना है. और प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था इस पूरे के पूरे एरा के अंदर. 1980 से 2015 का जो पीरियड था वो ग्रेटर मार्केटाइजेशन का पीरियड था उनके शब्दों में. और थोड़ा सा शुरू में बहुत हेजिटेंटली मार्केटाइजेशन हुआ जब शुरू के पीरियड 1980 की शुरुआत में, जो इस पीरियड इस सब पीरियड की शुरुआत थी. और उसके बाद बहुत ही एक्सप्लिसिट था. देखिए कमाल की इंग्लिश यूज करी है उन्होंने. यू हैव टू रीड द रीडिंग फॉर दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटिफुली ही हैज रिटन हिज पॉइंट्स. और किस तरीके से ये भी सोचते जाइएगा कि यह रीडिंग बालाकृष्णन साहब की रीडिंग से कैसे भिन्न है. आपको ये हर पॉइंट पे सोचना पड़ेगा बिकॉज बालाकृष्णन साहब बहुत ज्यादा नेहरू जी के एरा को, पहले तो ये रीडिंग इसलिए डिफर करती है बिकॉज बालाकृष्णन साहब की रीडिंग में सिर्फ कुछ नेहरू जी के एरा के बारे में बात करी गई थी. ये रीडिंग पूरे एरा के बारे में बात करी 1950 ऑनवर्ड्स तक. लेकिन कहीं कहीं ये सिमिलर भी है बिकॉज कुछ 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 भाग ऑफ नेहरू एरा तो डेफिनेटली इस पीरियड में आता ही है, पहले सब पीरियड. और जिस तरह से बालाकृष्णन साहब ने रोल ऑफ स्टेट को, पब्लिक सेक्टर को उन्होंने माना कि इम्पोर्टेंट, उसकी पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस बताई और उन्होंने डिफेंड भी करा जो नेहरू जी की पॉलिसीज थी. यहां पर उन्होंने उसी चीज को कहा गया है इसमें कि पब्लिक सेक्टर ने इस तरह से रोल प्ले नहीं करा, बहुत सारी गलतियां हुई हमारे से, इस तरह के बारे में बात करी उन्होंने. तो आप जब भी आप रीडिंग पढ़े, जब आप दूसरी रीडिंग पे जा रहे हैं तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि यह रीडिंग पहली रीडिंग से कैसे भिन्न है. कोई रीजन की वजह से ये रीडिंग आपको दी गई है, ठीक है. और भी सिमिलर रीडिंग्स दी गई हैं कि आप रीडिंग्स के बीच में चेंजेस को देख पाए, आप रीडिंग्स के बीच में सिमिलैरिटीज और चेंजेस को देख पाए. क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा ही आएगा कि बालाकृष्णन साहब के व्यू क्या थे और विजय जोशी जी ने क्या कहा. तो इस तरह से लिखना होगा, इस तरह से यू विल हैव टू राइट दिस. फिर इस रिकॉर्डिंग में मैं पहले पीरियड के बारे में ब्रीफली बात करता हूं जो 1950 से 80 का पीरियड था. उसमें वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस है, आप अगर देखें तो रोल ऑफ स्टेट का बहुत ही मिस्टेकन कंसेप्शन था.
स्टेट को ऐसा माना गया था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ये ही इनको बहुत ज्यादा बढ़ाना है, इनसे बहुत प्रॉफिट होगा, और हम इस प्रॉफिट को फिर से हम री इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बिकॉज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दे डिडंट वर्क एट दैट लेवल एंड दे वर नॉट दैट एफिशिएंट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। मिस्टेकन कंसेप्ट ऑफ स्टेट कहा उन्होंने, कि रोल ऑफ स्टेट जो था वो बहुत मिस्टेकन था। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा रेगुलेट कर दिया गया था, बहुत ज्यादा कमांड एंड कंट्रोल था, एंड दिस हैज क्रिएटेड अ लार्ज लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी इन द एंटायर सिस्टम। जब मुझे हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूं, अब मुझे प्रमोट करना है तो मैं क्या ये कर सकता हूं, मुझे एक्सपैंड करना है तो मैं ये कर सकता हूं, हर चीज के लिए अगर मुझे परमिशन लेनी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कुछ है नहीं, दिस हैज स्टिफल्ड द बिजनेस ड्राइव, मन नहीं करेगा काम करने का, राइट। और ना ही सिर्फ यह है, जहां पर स्टेट को बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए था और बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर क्रिएट करना चाहिए था, विजय जोशी साहब के मत में ऐसा नहीं हो पाया। 1950 से 80 के पीरियड के बीच में ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज हमने रोल ऑफ स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा था। स्टेट हर जगह परमिएट कर रहा था, लेकिन फिर भी जो सोशल सेक्टर्स थे वो डेवलप नहीं हो पाए। हेल्थ केयर सिस्टम हमारा उतना डेवलप नहीं हो पाया, एजुकेशन सिस्टम हमारा डेवलप नहीं हो पाया। अब वो ये कहते हैं कि आप इस बात को देखिए, हालांकि इस पीरियड के अंदर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट्स थे वो डबल हुए, लेकिन ग्रोथ तब भी लो थी। तो ग्रोथ लो होने का क्या मतलब है भाई? तुम्हारी सेविंग्स डबल हो रही है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तुम एफिशिएंटली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो जितना कि तुम्हारे को करना चाहिए था। इट वाज अ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसके इन्होंने 3 रीजंस बताए, विजय जोशी जी ने। उन्होंने बताया कि आपने बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्रदान करा पब्लिक सेक्टर को, आपने बहुत एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन करा मार्केट्स के अंदर, और आपने क्रिटिकल सोशल सेक्टर्स को नेग्लेक्ट करा। वो ये कहते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी क्यों रही, आप खुद देख लीजिए। वो कहते हैं कि आप पब्लिक सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर को जिस लेवल पे डेवलप होना चाहिए था वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ। हाँ, डोमिनेंट रोल दिया आपने, इस मंशा से रोल दिया कि पब्लिक सेक्टर जब जब एक्सपैंड करेगा वो बहुत हाईली प्रॉफिटेबल हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम द स्पेयर हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट ऐसा नहीं हुआ। और पब्लिक सेक्टर पब्लिक यूटिलिटीज के वे बियॉन्ड चला गया। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि पब्लिक यूटिलिटीज ही पब्लिक सेक्टर के द्वारा दिए जा रही है, बहुत से और भी चीजें, जैसे कि आई मीन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स, होटल्स, वो भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ही दे रहा था, तो बेचारा प्राइवेट सेक्टर क्या कह रहेगा। रिटर्न लो रहे, आशा यह थी कि ये सेक्टर बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन नहीं रहा। ध्यान रखिएगा, इसी बात को बालाकृष्णन साहब ने कैसे कहा था, उन्होंने किस तरह से डिफेंड करा था, और विजय जोशी जी क्या कह रहे हैं। क्रॉस रीडिंग होनी चाहिए आपकी। आपने एक रीडिंग पढ़ ली, आपको एक तरीके की समझ आ गई, अब देखिए कि डिफरेंट ऑथर्स एक ही पॉइंट के बारे में कैसे कैसे बोल रहे हैं। पूरा का पूरा कोर्स इसी बारे में है कि आपको एक ही चीज के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं उनके मतों के बारे में बताया जाए, और फिर आप उस आंसर को कैसे लिख रहे हैं। ये आंसर मत दीजिएगा हमारे को कि जी उठा के समरी दे दी विजय जोशी साहब की, या उठा के बालाकृष्णन जी की समरी लर्न लगी। उधर सोचिएगा, पहले क्वेश्चन क्या आया है फिर उसका आंसर दीजिएगा। रिटर्न्स लो थे पब्लिक सेक्टर। फिर विजय जोशी जी कहते हैं लो तो थे ही रिटर्न्स, ये लॉसेस ही नहीं कमा रहे थे, बैंकक्रप्ट भी हो गए। उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि दे नॉट ओनली मेड लॉसेस दे बट दे आल्सो बिकेम सिक। और लाइन उन्होंने लिखी, सिक वॉज अ पोलाइट इंडियन वर्ड फॉर बैंकक्रप्ट। ये नहीं कहना चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर वाज बिकमिंग बैंकक्रप्ट, वही उन्होंने कहा कि इट बिकेम सिक। दूसरा
विजय जोशी जी ने एक पॉइंट दिया, उन्होंने कहा कि बहुत एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन है हमारे इसमें। देखिए ये बहुत कुछ, जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान से महालानोबिस मॉडल के ऊपर ही हम चल रहे थे, और वो पूरा का पूरा मॉडल हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। सो दैट वाज ऑलमोस्ट, it was granted that there will be the excessive state intervention, right? और ये भी करा गया था कि जो, क्योंकि हमारे को इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो कंट्रोल्स नेसेसरी हैं। हम चाहेंगे कि जो भी सरप्लस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो इन इन सेक्टर्स के अंदर जाके इन्वेस्ट हो, और फिर एवरीथिंग शुड वर्क प्रॉपर्ली। दिस वाज देन आइडिया ऑफ द एंटायर थिंग। लेकिन इतने ज्यादा कंट्रोल्स हो गए कि कंट्रोल्स हर जगह परमिएट करने लगे, हर तरीके के बिजनेस डिसीजन में परमिएट करने लगे। वो ये कहते हैं कि कंट्रोल्स इन्वेस्टमेंट पर आ गए, कंट्रोल्स आउटपुट मिक्स पे आ गए, प्राइसिंग के लिए कंट्रोल्स आ गए। आपको बढ़ाना है घटाना है प्राइसेस, हर चीज के लिए तो कंट्रोल है। एम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल है, आपकी एंट्री पे कंट्रोल है, आप बिजनेस को छोड़ के जाना चाहते हैं उस पे कंट्रोल है, हर चीज पे तो कंट्रोल। पूरी की पूरी बिजनेस ड्राइव ही खत्म हो जाती है इतने ज्यादा कंट्रोल्स के साथ। यह है उनका मत। कंट्रोल्स के बारे में उन्होंने और कहा, एक और पॉइंट दिया, उन्होंने कहा आप ये देखिए कि कंट्रोल्स फॉरेन ट्रेड पर भी आ गए। हमको ऐसी चीजें इंपोर्ट नहीं करनी है क्योंकि हमारे को सेल्फ रिलायंट बनना है। इस तरीके की थिंकिंग आ गई हमारे में, राइट? Harmful were the controls in foreign trade and investment that stemmed from the belief in self-reliance. It's a beautiful line. देखिए कि बालकृष्णन जी क्या कह रहे हैं कंट्रोल्स के बारे में, और विजय जोशी जी क्या कह रहे हैं। तो पॉइंट्स को बनाते चले जाइए। हमने रीडिंग्स रिकॉर्डिंग्स में बोला है बालकृष्णन जी क्या कह रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज ही हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, वो किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अपना डिफेंस तैयार करिए। फिर अगला पॉइंट उन्होंने दिया कि भैया लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी, क्रिटिकल सोशल सेक्टर्स को नेग्लेक्ट करा गया था, उनको नहीं उतना उभारा गया जितना कि उभारना चाहिए था। हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, वो उतनी नहीं उभारी गई जितनी उभारनी चाहिए थी। दैट वाज द पॉइंट, राइट? उन्होंने कहा कि आप अगर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देखें तो वो इकोनॉमीज ने एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ इंप्रूव करा, उन्होंने ग्रोथ भी करी। लेकिन हमारी कंट्री ने ना तो एजुकेशन और हेल्थ केयर में हमारी अचीवमेंट्स रही इस पीरियड के लिए, और ना ही ग्रोथ में इजाफा हुआ। तो क्यों हम एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को, सॉरी, एजुकेशन और हेल्थ केयर को नहीं इंप्रूव कर पाए? वो ये कहते हैं कि एक रीजन तो यही हो सकता है कि ग्रोथ ही नहीं हुई। जब ग्रोथ ही नहीं थी, मेरे पास सरप्लस ही नहीं था, तो मैं उसको इन्वेस्ट क्या करता एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंदर। दूसरा रीजन उन्होंने दिया कि वो ही कहते हैं कि एक डिफेंस ये होता है कि हम क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम थोड़े और लोअर बेस से स्टार्ट कर रहे थे एज कंपेयर टू अदर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। उनका वो ये कहते हैं। बट अगली लाइन में विजय जोशी जी कहते हैं कि ये डिफेंस भी खराब है। ये डिफेंस भी खराब है कि जो, if you look at the changes in the human indicators, जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, एडल्ट लिटरेसी, वो इन कंट्रीज के अंदर बहुत फास्ट हो गया एज कंपेयर टू माय कंट्री, एज कंपेयर टू माय कंट्री। फिर वो इस पीरियड की डिस्कशन को एंड करते हुए कहते हैं कि ग्रोथ कम थी हमारे कंट्री में, ह्यूमन डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ, और उसका बहुत बड़ा फेलियर था ये आउटकम के पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हो पाया। पॉवर्टी एलिवेशन हमारी कंट्री में इस टाइम पीरियड में नहीं हो पाया। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लिखते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप हेडकाउंट पॉवर्टी रेशियो को देखते हैं बिटवीन द पीरियड ऑफ 1950 एंड 80, हाँ, जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल 1950s में पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल 1977-78 के बीच में भी। ये कहने की बात, तो मतलब हमारा पॉवर्टी एलिवेशन कहां हुआ? अगर सिमिलर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल
पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो कहां हुआ पॉवर्टी एलिवेशन? और वो ये कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई है और उसके बावजूद भी प्रपोर्शन ऑफ पीपल अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे उतना ही है, तो हमारे इतनी ग्रोथ नहीं, हमारे पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हुआ, राइट? सो दिस इज this is what they said was the failure of the storm, right? In the period, in the first period, in 1950 to 80. हम इसका सेकेंड पीरियड बेटा 1980 to 2015 अगली रिकॉर्डिंग में देखेंगे, राइट? थैंक यू बेटा।